अच्छा, अब इतिहास की बात करें तो सागर का इतिहास सिर्फ वो 1660 वाला नहीं है जैसा अक्सर सुनने में आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। कुछ लोग तो इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं कि ये किसी व्यापारिक मार्ग पर था। अच्छा। लेकिन जो सबसे ठोस मतलब पुरातात्विक सबूत मिलते हैं वो गुप्त काल के हैं, खासकर एरन नाम की जगह से। एरन? हाँ, इसका जिक्र आता है। सम्राट समुद्रगुप्त के समय में इसे स्वभोग नगर कहा जाता था। स्वभोग नगर, इसका क्या मतलब हुआ? शायद इसलिए कि ये अपने आप में काफी समृद्ध और आत्मनिर्भर नगर रहा होगा। मालवा और बुंदेलखंड के बीच एक तरह का गेटवे था ये। ओके। और हाँ, एरन की जो पुरातात्विक खोजें हैं वो तो कमाल की हैं। क्या मिला है वहाँ? भगवान विष्णु की, नरसिंह की और खास तौर पे एक बहुत विशाल वराह की प्रतिमा मिली है। विशाल वराह? कितनी बड़ी? ये वराह प्रतिमा करीब 10 फुट ऊंची है और कहते हैं भारत में अपनी तरह की ये सबसे बड़ी है। 10 फुट? हाँ, और इसकी खासियत यह है कि इसके पूरे शरीर पर देवी देवताओं और ऋषियों को उकेरा गया है। अच्छा। साथ ही वहाँ एक विष्णु मंदिर के सामने खड़ा करीब 47 फुट ऊंचा गरुड़ ध्वज स्तंभ भी है, मतलब विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित स्तंभ। 47 फुट? जी। ये सब दिखाता है कि गुप्त काल में ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं थी, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक रणनीतिक केंद्र भी थी। वैष्णव मत का गढ़ था। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये उस दौर में सागर के रुतबे का, उसकी ताकत का एक तरह का सिंबल था। बिल्कुल, गुप्त साम्राज्य की शक्ति और वैष्णव धर्म के प्रभाव का प्रतीक। फिर वक्त आगे बढ़ा, आधुनिक सागर की नींव कैसे पड़ी? हाँ, तो वो 1660 में उदन शाह ने झील किनारे एक छोटा सा किला बनवाया। उदन शाह ने? हाँ, और परकोटा नाम का एक गांव बसाया। फिर 1735 के बाद ये मराठा पेशवाओं के पास आ गया। मराठा? हाँ, और गोविंदराव पंडित ने यहाँ काफी काम किया, नया किला बनवाया, शहर को संवारा। अच्छा, और फिर अंग्रेज कब आए? वो आए 1818 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये इलाका अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1860 में ये जिला बना और एक महत्वपूर्ण फौजी छावनी भी बनी। तो प्रशासन बदला, लेकिन सागर की पहचान में एक और बड़ा मोड़ तो शिक्षा के जरिए आया है ना? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय? बिल्कुल सही। 1946 में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने, आप सोचिए, अपनी जिंदगी भर की कमाई, हाँ, करीब 20 लाख रुपए, उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। 20 लाख 1946 में? हाँ, वो पूरी रकम दान करके इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। आज तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। शिक्षा के क्षेत्र में वाकई एक मील का पत्थर है ये। सच में कमाल की बात है। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। नक्शे पर सागर कहाँ है? कैसा इलाका है? सागर मूल रूप से एक पठारी इलाका है। हाँ। विंध्य रेंज का हिस्सा कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके दक्षिणी हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा? हाँ। जलवायु की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, मतलब गर्मी, अच्छी बारिश और फिर सर्दी। और वो झील तो है ही, लाखा बंजारा झील। हाँ, शहर के बीचों बीच करीब 400 एकड़ में फैली हुई, ये इसकी खास पहचान है। लेकिन सर, झील ही नहीं, यहाँ तो जंगल और वन्य जीवन भी है। नौरादेही अभ्यारण्य का जिक्र बार बार आता है। हाँ, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी काफी बड़ी है, करीब 1200 वर्ग किलोमीटर में फैली है और ये 3 जिलों तक जाती है: सागर, दमोह, नरसिंहपुर। 1200 वर्ग किलोमीटर? जी। और इसकी लोकेशन खास है। ये गंगा और नर्मदा नदी बेसिन के बिल्कुल बीच में है, जो इसे इकोलॉजी के लिहाज से बहुत अहम बना देता है। अच्छा, और जानवर कौन कौन से हैं यहाँ? बाघ, पैंथर, इंडियन वुल्फ, लाहे भेड़िया, जंगली कुत्ते, भालू, नीलगाय, चिंकारा, कई तरह के वन्य जीवों का घर है ये। यहाँ टाइगर रीइंट्रोडक्शन भी हुआ है। अच्छा, बाघ भी हैं अब? हाँ, कोशिशें जारी हैं। और इसी प्रकृति के बीच मैंने पढ़ा एक नई बड़ी आधुनिक पहल भी हो रही है। ये फ्रूट फॉरेस्ट क्या चीज है? अरे हाँ, ये वाकई एक बहुत ही अनूठी और शानदार पहल है। रहली तहसील है वहाँ, उसकी कड़ता ग्राम पंचायत में। हाँ। वहाँ मध्य प्रदेश का पहला फलों का जंगल यानी फ्रूट फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। फलों का जंगल? मतलब अगले 3 साल में करीब 10 लाख फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य है। 10 लाख पेड़? हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी पूरी देखरेख और प्रबंधन स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं करेंगी। अरे वाह, महिलाएं करेंगी? जी। तो ये पर्यावरण संरक्षण को सीधे सीधे गांव की अर्थव्यवस्था से और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। ये तो सच में कमाल का आइडिया है। 10 लाख पेड़ और कमान महिलाओं के हाथ में, बहुत खूब। अच्छा, घूमने फिरने के लिहाज से एरन तो है ही, और क्या खास है सागर में?
ऐतिहासिक जगहों में गढ़पहारा है, इसे पुराना सागर भी कहते हैं। पहले डांगी राज्य की राजधानी थी। वहाँ शीश महल के कुछ खंडहर देखने लायक हैं। गढ़पहरा। हाँ, फिर खिमलासा का किला है और धामुनी भी है। धामुनी, वहाँ क्या है? धामुनी में किला भी है और 2 मुस्लिम संतों की बहुत प्रसिद्ध मज़ारें भी हैं। वहाँ हर साल बड़ा उर्स लगता है। उर्स लगता है। हाँ, जो हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द का बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये अच्छी बात है। और प्राकृतिक नज़ारे? बीना नदी पर बना राहतगढ़ वाटरफॉल है, वो काफी खूबसूरत है। और नौरादेही अभयारण्य तो है ही। और यहाँ की संस्कृति, जाहिर है बुंदेलखंड का असर तो होगा ही। बिल्कुल, बुंदेली लोक परंपराओं की बहुत गहरी छाप है। खासकर दिवाली के बाद होने वाले जो नाच हैं, दिवारी और मोनिया, ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं जो कृष्ण भक्ति से जुड़ी हैं। दिवारी और मोनिया? हाँ, और जैसा मैंने कहा, धामोनी का उर्स जैसे आयोजन दिखाते हैं कि यहाँ अलग अलग आस्थाएं हमेशा से साथ साथ चलती आई हैं। सागर की संस्कृति इसी मिले जुले रंग बिरंगे ताने बाने से बनी है। कनेक्टिविटी कैसी है? पहुंचना आसान है? हाँ, कनेक्टिविटी ठीक है। सागर नेशनल हाईवेज पर स्थित है। रेलवे स्टेशन भी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और नजदीकी एयरपोर्ट्स जबलपुर और भोपाल में है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये साफ है कि सागर सिर्फ एक जिला मुख्यालय या एक यूनिवर्सिटी वाला शहर भर नहीं है। हाँ, ये तो है। एक गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश राज और आज तक के इतिहास का, अपने पठारी भूगोल का, झीलों का, जंगलों का और उस पर बुंदेली संस्कृति और धार्मिक सद्भाव का एक अनूठा मिश्रण है। एक पूरा पैकेज है। सही कहा।